हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस पर। और आज हम करेंगे अपने सीडीपी के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी इज गिवन बाय होम। ठीक है, तो किसने या फिर किन्होंने सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत जो है वो दिया है, वो आपको बताना है। आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, बिने एंड सिमोंस, कैरल एंड कैटल, स्टर्नबर्ग एंड लुबर्ट, वॉटसन एंड राइनर। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। देखिए, आप लोगों ने क्रिएटिविटी के बारे में तो पढ़ा ही होगा। सृजनात्मकता क्या होता है? जब आपके आइडियाज में कुछ नोवेलिटी होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं कुछ नयापन होता है जो किसी ने आज तक ना आपको बताया हो, लेकिन आप कुछ नया इजाज करके लाते हो, वो क्रिएटिविटी के अंदर आता है। यानी कि आप जो है दुनिया को कुछ एक नई चीज दे रहे हैं जो अब तक किसी ने ना सोची है ना जानी है, तो उसको हम क्रिएटिविटी में रेफर करते हैं। अब जो इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी है, ये किसने दी थी? ये दी थी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्टर्नबर्ग एंड लुबर्ट ने, या फिर लुबर्ट कह सकते हैं आप इसको। और इन्होंने ये कहा था कि जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, सपोज हमें कोई नया प्रोजेक्ट मिला है जिसका नाम भी हमें नहीं पता था, हमें दे दिया गया कि आपको इस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा फाइंड आउट करना है, आप करते हैं और पॉसिबिलिटी रहती है कि एक नया प्रोजेक्ट है तो आप कुछ नए आइडियाज लेकर आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि कोई भी पर्सन जो है इन्वेस्ट करेगा अपनी नोवेलिटी में, मतलब वो कुछ नया लाने में इन्वेस्ट करेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति का जो है कॉग्निटिव, पर्सनैलिटी, मोटिवेशनल या एनवायरमेंटल रिसोर्सेज क्या क्या है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका मोटिवेशन कैसा है कुछ नया लाने का, या फिर उसके एनवायरमेंटल रिसोर्सेज कैसे हैं। तो ये सब डिपेंड करता है क्या एक बंदा जो है या एक बंदी जो है वो क्रिएटिविटी में इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो नोवेलिटी लाने की कोशिश करेगा भी कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थी थ्योरी स्टर्नबर्ग एंड लुबर्ट की। तो ये अभी तो खैर मैंने आपको जस्ट एक बताया है कि इस थ्योरी में नॉर्मल क्या चीज थी। नेक्स्ट देखते हैं, द फीलिंग ऑफ एडोलेसेंट्स एवरीवन इज लुकिंग एट मी कैन बी टर्म्ड एज। भाई एडोलेसेंट सोचते हैं कि सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं कि सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपके सामने ऑप्शंस है, पर्सनल फेबल है, इमेजिनरी ऑडियंस है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, बुलिमिया नर्वोसा है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये पियाजे की जो 4th स्टेज है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल की बात हो रही है यहाँ पर। दोनों ही स्टेज पे जो है, सॉरी, इस फॉर्मल ऑपरेशन पे दोनों ही चीजें होती हैं, पर्सनल फेबल भी होता है और इमेजिनरी ऑडियंस भी होती है। पर्सनल फेबल में व्यक्तिगत कुछ कल्पित कहानियां बना लेते हैं, कुछ मिथक से हो जाते हैं एडोलेसेंट्स को। उनको लगता है कि आज उनके सामने जो भी लोग दिख रहे हैं वो उनसे कहीं ना कहीं आगे निकलेंगे। कुछ अपनी ही व्यक्तिगत कल्पित कहानियां सुनाते हैं कि ठीक है, आज ये जो ऐसे लोग जी रहे हैं मैं ऐसा नहीं जीऊंगा, या मैं इनसे ऊपर पहुंचूंगा, मैं सुपीरियर बनूंगा, या मैं मेरे अकॉर्डिंग इस तरह से चीजें होंगी। तो ये होती हैं कहानियां, यानी कि फेबल्स बोलते हैं इनको। इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब ये है कि आपको ही सब देख रहे हैं, मुझे ही सब देख रहे हैं और वो सब मुझे ऑब्जर्व करेंगे, कहीं ना कहीं वो मेरे को ही देखने के लिए आए हैं, मुझे जज करेंगे। तो ये होता है इमेजिनरी ऑडियंस। तो यानी कि एवरीवन इज लुकिंग एट मी इज इमेजिनरी ऑडियंस। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये दोनों ही फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के पार्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हाई इंटेलिजेंस। हाई इंटेलिजेंस की बात यहां पर हो रही है। 103 आ जाएगा अगर आपका IQ टेस्ट में, तो आप हाई इंटेलिजेंट हो जाएंगे। या फिर रिसाइटिंग पोएम फॉर मेमोरी, मतलब स्मृति से आप फ्रॉम मेमोरी, फ्रॉम आएगा यहाँ पर, फ्रॉम मेमोरी, यानी कि आपने पोएम रेसिटेशन कर दी, आपने जस्ट एक पोएम सुनाकर दिखा दी, तो ये आपकी हाई इंटेलिजेंस को शो करती है। अर्निंग हाई ग्रेड्स, अच्छे नंबर लेकर आना, ये भी आपकी हाई इंटेलिजेंस को डिपिक्ट करती है। नोट मेकिंग द सेम मिस्टेक आफ्टर रिसीविंग फीडबैक, या फिर आप मतलब आपको फीडबैक मिल गया है, ठीक है, टीचर ने बता दिया कि अब ये वाली चीज है, लेकिन आप वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो इनमें से क्या होगा। ठीक है, देखो वैसे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, मतलब दिया हुआ ये है आंसर की में। जैसे ये तो होगा नहीं 103 वाला, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि 100 पे तो हम एवरेज ही मानकर चलते हैं ना, तो 103 आना कोई हाई इंटेलिजेंस का वो नहीं होता। अब मेमोरी के थ्रू जो है पोएम रेसिटेट कर ली, ये भी आपकी ठीक नहीं होगी। अब देखो अर्निंग हाई ग्रेड्स, जो हाई इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो हाई ग्रेड्स तो लेकर आते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, आंसर की में ऑप्शन नंबर डी आंसर था, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अर्निंग हाई ग्रेड्स भी एक मार्क है भाई हाई इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंट बच्चे जो है वो नंबर तो अच्छे लाएंगे ही लाएंगे अगर इंटेलिजेंस ज्यादा है उनकी, तो ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी। और नॉट मेकिंग द सेम मिस्टेक्स आफ्टर रिसीविंग फीडबैक, अब इन्होंने ये आंसर क्यों दिया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा तो बहुत सारे बच्चे भी कर सकते हैं जो इंटेलिजेंस नहीं है, जो एवरेज बच्चे हैं वो भी ये चीज कर सकते हैं कि वो सेम मिस्टेक ना दोहराएं फीडबैक मिलने के बाद। ठीक है, तो मतलब सी इसका ऑप्शन हो सकता है। तो
कई कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में जो हमें कंफ्यूज भी कर देते हैं, खुद एग्जामिनर कुछ गलत क्वेश्चन दे देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is not true about daydreaming about adolescents among adolescents? तो डे ड्रीमिंग का मतलब क्या होता है कि वही ना दिवा स्वप्न में रहते हैं, मतलब दिन में सपने देखते रहते हैं, या फिर जो भी है पूरा दिन सपने ही देखते रहते हैं कि ऐसा होगा, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। वो पर्सनल फेबल जो मैं बता रही थी ना आपको, वही वाली चीजें। तो क्या है ये? इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिव प्ले है, कि बिल्कुल सक्रिय खेल है। द रोल्स एडोलेसेंट्स अडॉप्ट इन डे ड्रीमिंग आर हीरोइक। जो जैसा भी वो मतलब सोचते हैं इसके बारे में, वो एक हीरोइक चीज होती है कि उसमें वो हीरो होते हैं। उन्होंने कोई भी कहानी बनी है तो वो हीरो होंगे या फिर हीरोइन होंगी, जो भी होगा। मैंने आपको बताया ना कि वो अपने आप को सोचते हैं कि हम इनसे बेटर करेंगे, हम सुपीरियर होंगे किसी दिन, ये वाली सारी चीजें आती हैं पर्सनल फेबल में। तो इसमें आपको बताना है कि ट्रू नहीं है, ठीक है, एक्टिव प्ले है ये चीज है। इट इन्वॉल्व्स मोर फिजिकल एक्टिविटी देन मेंटल। तो इसमें ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है मेंटल एक्टिविटी से, या फिर इट इन्वॉल्व्स मोर मेंटल एक्टिविटी देन फिजिकल। अब देखो अगेन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मेंटल एक्टिविटी तो होगी ही फिजिकल से ज्यादा, फिजिकल हो भी सकती, फिजिकल नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा ना, फिजिकल होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेंटल एक्टिविटी चल रही है, डे ड्रीमिंग चल रही है, आप दिमाग से ड्रीम कर रहे हैं, तो ड्रीम में ये होगा। फिजिकल थोड़ी बहुत वैसी एक्टिविटी हो सकती है कि ठीक है आप हाथ पैर चला रहे हैं अपने, कि यार ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, वो वाली चीजें, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है मेंटल कम होती है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। अब द रोल्स एडोलेसेंट अडॉप्ट इन डे ड्रीमिंग आर हीरोइक, बिल्कुल हीरोइक होता है, उनके अकॉर्डिंग वही हीरो होते हैं कहानी के। इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिव प्ले। देखो अब यहाँ पे सक्रिय खेल का मतलब क्या होता है? सक्रिय खेल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप एक्टिवली उसमें प्ले कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें कहा नॉट ट्रू बताना था, तो ये ऑब्वियसली सी ऑप्शन इज करेक्ट। दिख भी रहा होगा आपको कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है। अब यहाँ पे एक्टिव प्ले का मतलब ये हो सकता है कि एक्टिवली वो इस चीज एक्टिविटी में जो है एक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा। वैसे यहाँ पर प्ले वर्ड लिखा है, लेकिन देखो है तो एक्टिविटी, मतलब है तो वो एक्टिव ना। अगर मैं डे ड्रीमिंग कर रही हूँ, आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं एक्टिवली इन्वॉल्व हो उस चीज में। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि ये भी इसका ठीक चीज होगी, ठीक है, क्योंकि सी ऑप्शन सरासर गलत ही है। तो ऑप्शन नंबर सी मस्ट बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, ठीक है, ये थोड़ा सा क्वाइट स्टैटिक क्वेश्चन है। तो देखो इसका जो बॉडी मूवमेंट होगी, थिंकिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग या विजन और हियरिंग, ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ये बेसिकली आपका रिलेटेड होता है आपकी थिंकिंग चीजों से, आपकी अटेंशन से कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी मूवमेंट, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सभी होगा, इन सब चीजों को कंट्रोल करती है हमारी थिंकिंग जो होती है, लेकिन विजन और हियरिंग इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अब 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following concept is derived from the famous बोबोडोल एक्सपेरिमेंट? तो ये बोबोडोल एक्सपेरिमेंट क्या था? तो ये कौन सा कंसेप्ट इससे लिया गया है? इंसाइटफुल लर्निंग ली गई है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग ली गई है, मोरल लर्निंग ली गई है, या कंडीशनड लर्निंग ली गई है? देखो ये जो बोबोडोल है ना, ये यूज किया था एल्बर्ट बेंडूरा ने, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, क्योंकि इनकी मेन यही थ्योरी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी जो थी, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड थी, मॉडलिंग पर बेस्ड थी। तो बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किया था, बेसिकली एक बोबोडोल थी, फिर शायद अपने बच्चे पर ही किया था इन्होंने, इनका बेटा था 2 साल का या 3 साल का, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये दिखा रहे थे मतलब बोबोडोल के साथ क्या क्या हो रहा है, और फिर बच्चा क्या क्या बिहेवियर जो है इमिटेट कर रहा है। तो बच्चे ने देखा कि बच्चा जब एग्रेशन में आता है तो वो उसको मारता भी है बोबोडोल को, क्योंकि उसने देखा कि बोबोडोल को मतलब एक वीडियो क्लिप वगैरह दिखाई जाती है बच्चे को, और बच्चे को एक रूम में बोबोडोल के साथ छोड़ दिया जाता है। फिर जो बच्चा वीडियो में देखता है, जो ऑब्जर्व करता है, तो वो एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर एक मतलब बिहेव करता है, और वो सेलेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली कुछ भी उठा के जो उसने देखा एज इट इज कर लेता है, नहीं, कुछ सेलेक्ट करता है कुछ बिहेवियर को, कि उसको बोबोडोल के साथ ये करना है। तो मारता भी है, एग्रेशन भी दिखाता है उस पर, ठीक है, क्योंकि वो देखता है वीडियो क्लिप में कि लोग उसको मार रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें वो करता है बोबोडोल के साथ। तो पूरा एक एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट की बहुत सारी चीजें हैं, खैर उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किया था एल्बर्ट बेंड्रो ने, और इसके थ्रू सिखाने की कोशिश की थी कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है, बच्चे जो है ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। According to ecological system theory of Bronfenbrenner, which of the following does not belong to macro system of the child? तो मैक्रो सिस्टम से कौन सा नहीं रिलेटेड है, ये आपको बताना है। स्कूल वैल्यूज, लॉ, कस्टम्स,
तो देखिए ये आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलिए कोई नहीं। ये वैल्यूज, लॉ, कस्टम जो है ये तीनों ही चीजें मैक्रो सिस्टम का पार्ट है, बट स्कूल इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैक्रो सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस इज अ पार्ट ऑफ। तो लाइफ स्पेस इस वर्ड का यूज किसने किया था? ठीक है, क्लासिकल कंडीशन में यूज हुआ है, ऑपरेंट में, इनसाइटफुल लर्निंग या कुर्ट लेविन्स की जो फील्ड थ्योरी थी उसमें इसका यूज हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था, लेकिन चलिए देखते हैं कि आप लोग इसका आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कर्ट लेविन की जो फील्ड थ्योरी थी उसमें उन्होंने एक टर्म यूज की है लाइफ स्पेस। ठीक है, तो लाइफ स्पेस इज रिलेटेड टू कर्ट लेविन्स फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट देखिए, मॉडलिंग इज एन इफेक्टिव टीचिंग मेथड फॉर। तो यहां पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, चिल्ड्रन विद विजुअल इंपेयरमेंट, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, एसिड अटैक विक्टिम्स, चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो मॉडलिंग आप कहां पर यूज कर सकते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, मॉडलिंग आप कहां पर यूज कर सकते हैं, जहां पर ऐसे मॉडल्स को देख के आप लोग सीखते हैं। ठीक है, विजुअल इंपेयरमेंट का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं, तो वो मतलब कैसे मॉडल्स को फॉलो करेंगे। अब जहां पर बात आई है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एसिड अटैक विक्टिम्स और लर्निंग डिसेबिलिटी। देखो एसिड अटैक विक्टिम्स कि ऐसी थोड़ी है कि वो जस्ट मॉडलिंग से सीखेंगे, वो और चीजों से भी सीख सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है या उनको कोई डिसेबिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है, बस उन पर एसिड अटैक हुआ है। तो इसलिए उनको पर्सनल राइट टू पर्सनस विद डिसेबिलिटी एक्ट में अभी इंक्लूड कर दिया गया है, जिसमें 21 डिसेबिलिटीज हैं। PWD एक्ट जो 2016 का है उसमें टोटल 21 डिसेबिलिटीज को किया गया है, उसमें एसिड अटैक विक्टिम्स वाले भी हैं। ठीक है, तो स्पेशली इनके लिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये और मेथड से भी सीख सकते हैं। अब चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये थोड़ी वैसे वाले डिसेबिलिटी होती है, मतलब यहां पर मॉडलिंग काम नहीं देगी आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। छोटी जो इनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, डिसलेक्सिया होता है, डिस्प्रेक्सिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है, उन लोगों को मॉडलिंग के थ्रू सिखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो बेंड्रा की अगेन हम बात करेंगे, ऑब्जर्वेशन लर्निंग की उन्होंने 4 तत्वों की बात की थी, तो उसका करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा? अटेंशन, मोटिवेशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, अटेंशन, रिप्रोडक्शन, रिटेंशन, मोटिवेशन। चलिए मैं पढ़ने क्या होते हैं, तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए उन्होंने बात की थी सबसे पहले अटेंशन की। ठीक है, अटेंशन की सबसे पहले बात करते हैं वो, 1 मिनट। सबसे पहले अटेंशन की बात करते हैं, उसके बाद वो बात करते हैं रिटेंशन की। अटेंशन का मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को कितना ज्यादा जो है अटेंटिवली ऑब्जर्व कर पाते हैं, वो आपके अटेंशन का पार्ट हो गया। उसके बाद आता है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब आप कितना ज्यादा रिमेंबर कर पाते हैं उस बिहेवियर को जो आपने अभी देखा है, उसको रिमेंबर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, रिटेन कर पाते हैं वापस की नहीं। फिर रिप्रोडक्शन में है कि आप उसको प्रोड्यूस करेंगे उस बिहेवियर को जो भी आपने अभी सीखा है मॉडल का। ठीक है, और मोटिवेशन, अगर आपको उस बिहेवियर पर पनिशमेंट मिलती है, रिवॉर्ड मिलती है, उस पर डिपेंड करता है आपका मोटिवेशन। So we can say that attention, retention, production, reproduction and motivation. So B is the correct option. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है थोड़ा सा, बट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गाइस, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट, और अपनी मेहनत को जो है जारी रखिए एंड जोरावर क्लासेस को ऐसे फॉलो करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।